कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। रोज वो प्रोग्राम जहां पर आप देखते हैं सारी बातें खुल्लम खुल्ला होते हुए, और आज भी वैसी ही बातें होंगी। और देखिए, हमने तो आपको कल ही बता दी थी आज की हेडलाइन। कल ही हमने आपको ये बता दिया था कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। इसमें अब कोई शक नहीं है, पार्टी ने मन बना लिया है और ये बात एकनाथ शिंदे को बता भी दी गई है। बस अब इंतजार कुछ दिन का है, डेट फाइनल हो जाए, नाम अनाउंस हो जाए तो उसके बाद शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। और आपने कल इसी प्रोग्राम में ये सारी बातें सुनी थी। लेकिन आज शिंदे साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला लिया। 3 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और उसके में वो अकेले आए और आके उन्होंने कहा कि देखिए, हम नाराज होने वाले, रोने वाले लोग नहीं हैं। अंगूर थोड़े से तो खट्टे हैं, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। उनके हाथ में जो था वो भी उनको नहीं करने दिया गया। भाई, अपना थोड़ा सा दबाव बनाते, थोड़ा सा कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करते, सोशल मीडिया पर पोस्ट अच्छे से सज जाती। इतना सब भी करने का मौका उनको नहीं दिया गया। तो ये सब कुछ मैनेज कैसे किया बीजेपी ने, आज आपको हम ये सब बताएंगे। महाराष्ट्र में ऑपरेशन शिंदे कैसे चला और शिंदे साहब ने आज आकर के जितनी आसानी से, सहजता से सब कुछ बता दिया कि हमारे बीच में कोई मनमुटाव नहीं है, मैं कोई नाराज नहीं हूं। ये सब कहना आसान, लेकिन पीछे से मैनेज कैसे हुआ और यहां से आगे क्या वो खुद शामिल होंगे सरकार के अंदर, डिप्टी सीएम बनेंगे जैसे देवेंद्र फडणवीस बन गए थे, या किसी और का नाम वो आगे कर सकते हैं खुद? क्या दिल्ली में आने का भी ऑप्शन उनके पास है या उनको दिया गया है? ये सारी बातें प्रदीप सिंह जी रोज की तरह हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। समीर चौगांवकर साहब प्रोग्राम में हैं। सर, बहुत स्वागत आपका भी। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, आपका बहुत स्वागत है। तो कल आप कहते थे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, आपने ये तो बताया नहीं आपने। लेकिन ये तो बताया था कुछ तो बचा के रखना चाहिए ना। शिंदे को परसों इन्फॉर्म कर दिया गया था और उसमें उसके बाद उसी से मान भी गए थे वो। और उसके बाद पोर्टफोलियो वाली जो बात हमने बताई थी कि वो ये चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के पास जो पोर्टफोलियो है डिप्टी सीएम रहते हुए जो थी, वो सारा पोर्टफोलियो शिवसेना के पास आ जाए अगर डिप्टी सीएम शिवसेना का बनना है तो। उस बात पर भी बीजेपी तैयार नहीं हुई थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं थी कि मतलब सब कुछ कम्युनिकेट कर दिया गया था। और शिंदे के पास ऑप्शन देखें तो ऑप्शन उनके पास था ही क्या। ये बीजेपी है जिसने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, ये बीजेपी है जिसने उन्हें एक पार्टी दी जिस पार्टी का भी वो सर्वे सर्वा है, ये बीजेपी है जिसके पास मेजॉरिटी इतनी बड़ी है कि शिंदे की कोई ज़रूरत नहीं। तो जब आपके पास कोई विकल्प ही ना हो और कोई दूसरा विकल्प, तो क्या ही कर सकते हैं आप। और ख़ासतौर पर तब जब लीडरशिप इतनी मजबूत, इतनी बड़ी हो दिल्ली वाली, तो उस कंडीशन में शिंदे के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। परसों बताया गया था और आज खुद ही उन्होंने इस बात को लेकर फ़ोन किया। ये ज़रूर था कि ये स्मूथ बिल्कुल नहीं हुआ है। और कैसे कल जैसे मैंने प्रोग्राम में आपको बताया था कि चाहे संविधान सभा वाला कार्यक्रम हो या इस्तीफा देने वाला कार्यक्रम, उसमें बहुत कोल्ड वाइब्स एक्सचेंज हुआ है और मिनिमम वर्ड का एक्सचेंज था देवेंद्र फडणवीस और शिंदे के बीच, मिनिमम एकदम। और वो बात वहाँ पर मौजूद सारे अधिकारी भी महसूस कर रहे थे कि इतना कोल्डनेस क्यों। दूसरी चीज़ कि पर्दे के पीछे तमाम तरह की प्लानिंग की गई थी। और आप जानते हैं कि आजकल पॉलिटिक्स में इवेंट मैनेजमेंट का बहुत रोल होता है। वैसी बहुत सारी कंपनियां हो गई हैं जो कि ये सारी प्लानिंग कर रही थी कि बहुत सारी लाडली बहनें आएँ, उससे जनमत का दबाव बने कि भाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसा हुआ था, उस तरह की चीज़ें हों। बहुत सारे पॉइंटर्स तैयार किए गए थे और उन पॉइंटर्स को भेजा जा रहा था मीडिया हाउसेस को कि आखिर शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाना क्यों ज़रूरी, क्यों मजबूरी, अगर नहीं बनाएंगे तो क्या क्या होगा। तो ये सारी कवायद की जा रही थी। लेकिन कहीं से भी ये कवायद इस लेवल पे नहीं थी कि बीजेपी के किसी भी नेता को आप इस बात को कहें कि हाँ मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए। बस वो एक उम्मीद थी और बहुत सारी, क्योंकि गॉसिप्स भी चलती हैं कि बीजेपी में देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ भी एक खेमा है, तो इस तरह की चीज़ें चल रही थी। तो वहाँ पर शिवसेना की उम्मीद और बढ़ गई थी कि शायद उस कंडीशन में हो। लेकिन इतने बड़े मेजॉरिटी के बाद बीजेपी तो ये कतई नहीं खतरा उठा सकती थी। और उद्धव ठाकरे को छोड़ा ही पार्टी ने इसीलिए कि मुख्यमंत्री का पद नहीं देना चाहती, तो आप कैसे दे सकती थी। अभी जैसे आपने बताया कि भाई एक ये परसों रात तक शायद उनकी तैयारी ऐसी थी, शाम तक, कि भाई कुछ महिलाओं को एकत्रित करके ये मुख्यमंत्री की योजना थी, लाड़की बहन योजना, और इसका लाभ हमको मिला, हमारे नेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, ऐसा पब्लिक पोस्चरिंग की जाती है। आपने ठीक याद दिलाया, शिवराज सिंह चौहान ने तो कर ली थी, करके नहीं जब उनको वो हासिल हो पाया जो वो चाह रहे थे, तो ये क्या हो जाता, यहाँ ही क्या हो जाता है। लेकिन वो
एक एम्बैरेसमेंट होती, और अब साफ साफ दिखाई देता कि एक पावर टसल चल रही है पार्टी के माफ कीजिएगा गठबंधन के अंदर ही, तो वो बीजेपी नहीं होने देना चाहती। एक बात जो नहीं, लेकिन जो थोड़ी सी मतलब ऑड लग रही है इस सब में, कि प्राइम मिनिस्टर को फोन करना पड़ा, क्योंकि अब तो उन्होंने खुद बताया कि मुझे प्रधानमंत्री का फोन आया था। प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने फ़ोन किया, मतलब बीजेपी के बड़े नेताओं को उनकी तरफ से फ़ोन आया था। और आज अच्छा। एक दिलचस्पी मैं आपको बताऊं कि उसके टाइमिंग के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा होगा, कि सुबह में लगभग 11:30 बजे के आसपास बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई। वो बैठक लगभग चली थी 45-50 मिनट। उसके बाद दोबारा लगभग 1:30 बजे के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह दोनों बैठक शुरू किए। थोड़ी देर के अंदर, अच्छा हम लोग बार बार पूछना चाह रहे थे कि भाई कब होगा, ऑब्जर्वर्स कब जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें महाराष्ट्र में चल रही हैं आजकल। आज ही चल रहा था कि आज ही आ रहे हैं दिल्ली से ऑब्जर्वर, इस तरह की चीज़ें जो कि आमतौर पे किसी भी ऐसे पॉलिटिकल सिचुएशन में होता है, आज भी चल रही थी। वो जब मैं बीजेपी के टॉप लेवल से चेक करने की कोशिश कर रहा था, तो हमें ये बताया जा रहा था कि थोड़ी देर वेट करो, थोड़ी देर वेट करो। और ये क्या, ये सिर्फ कोइंसिडेंस था कि गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठे हैं। थोड़ी देर में मुंबई से शिवसेना की तरफ से मैसेज आ गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। इन लोगों की बैठक अभी चल रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय थोड़ा सा और लंबा खींच रहा था। बीजेपी कॉरिडोर से हमें ये जानकारी मिल रही थी कि बस थोड़ी देर वेट कर लीजिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट है। और उसके बाद शिंदे अचानक सामने आते हैं, उन्होंने ऐलान किया ये सारी चीज़ें। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ से उनको क्या कहा गया होगा। और दूसरी चीज़ वो और दिलचस्प है कि शिवसेना के जो सांसद हैं, जो हमें सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली, उसमें कल से वो कोशिश कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने की, एक डेलीगेशन के तौर पर। अच्छा, कहा यह जा रहा था कि शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ऐसे दौर में, ऐसे समय में शिष्टाचार मुलाकात क्या ही होती। उनको समय नहीं दिया गया था। जैसे यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम, उनको समय दे दिया गया, गृह मंत्री अमित शाह से आके वो मिले। तो सब कुछ एकदम से बीजेपी के प्लान के हिसाब से स्क्रिप्टेड था। इसमें कहीं से कोई बार्गेन करने वाली सिचुएशन ना थी ना हुई है। ये जरूर है कि अब पोर्टफोलियो को लेकर उनके तरफ से दबाव बनेगा, वो रिक्वेस्ट है। और कल शाम में गृह मंत्री अमित शाह इन तीनों नेताओं के साथ बैठेंगे, और उसमें सरकार की पूरी जो रूपरेखा होगी, वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों नेताओं के साथ बैठक के बाद तय कर लिया जाएगा दिल्ली में कल शाम। सर, एक तो फडणवीस जी के नाम का ऐलान नहीं हुआ, बस क्योंकि नाम किसी ने लिया नहीं है, तो वो एक फॉर्मेलिटी बस अब बाकी रह गई है। और दूसरा, आपको लगता है इस सब में शिंदे क्या कोई लाइन क्रॉस करने वाले हद में कभी थे, या उस रेंज में कि भाई मैं थोड़ा शक्ति प्रदर्शन थोड़ा सा ठीक तरीके से करके दिखाऊं तो इन लोगों का, आपको लगता है कभी वो विचार रहे होंगे? जैसे सिंहासन 32 पे जो बैठता है उसका विचार बदल जाता है, भाव भंगिमा बदल जाती है। 2.5 साल महाराष्ट्र जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तो थोड़ा सा अपने को लेकर गलतफहमी जरूर हो जाती है, लेकिन मतदाता ने किसी गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। और मेरा तो मानना है, मैं उसी दिन से कह रहा हूँ जिस दिन बीजेपी की पहली लिस्ट आई महाराष्ट्र की, और उसमें देवेंद्र फडणवीस का नाम था, उस दिन से तय था कि सरकार बनेगी तो देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण, जो कार्यकर्ताओं की बैठक में अमित शाह ने महाराष्ट्र में कहा था कि 2029 में हम 100% वाली अपनी सरकार बनाएंगे। तो ये मैसेज था कि अब ये तैयारी जो 5 साल है वो 2029 की होने वाली है। एक, बीजेपी के पास देवेंद्र फडणवीस से बड़ा नेता महाराष्ट्र में नहीं है। दूसरा, ये कहा जा रहा था कि भाई शिंदे तो मराठा हैं, बीजेपी के पास मराठा नेता नहीं है। तो ये कहने वाले भूल जाते हैं कि 2014-2019 में दो चुनाव, 4 चुनाव विधानसभा लोकसभा मिलाकर बिना किसी मराठा नेता की बीजेपी जीती। तो और इस चुनाव में तो कोई मराठा नेता न होने के बावजूद बीजेपी को जो वेस्टर्न महाराष्ट्र कहिए या मराठवाड़ा कहिए, वहाँ अच्छी सफलता मिली है। देवेंद्र फडणवीस की कास्ट को लेकर सवाल उठाए गए कि भाई जो डोमिनेंट कास्ट है, चाहे मराठा हो चाहे ओबीसी हो, उनमें से नहीं आते, ये ब्राह्मण समाज से आते हैं, बड़ी मिनिस्क्यूल जो है वो संख्या है उनकी। ये मुझे लगता है कि ये उनकी कमजोरी नहीं, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है, उनको कास्ट न्यूट्रल बना देती है। अगर 2 प्रभावी जातीय समूहों के बीच में से आपको नेता चुनना हो तो हमेशा मुश्किल होती है, क्योंकि जिसको चुनेंगे दूसरा नाराज होगा। मान लीजिए कि देवेंद्र फडणवीस मराठा होते या पिछड़ा वर्ग से होते,
तो सवाल ये होता कि अगर पिछड़ा वर्ग का चुना आपने तो मराठा नाराज होगा, मराठा को चुना तो पिछड़ा नाराज होगा। ये सब नहीं है देवेंद्र फडणवीस के पास साथ। दूसरी बात, उनसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, उनसे अच्छा संगठनकर्ता और उनसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के पास महाराष्ट्र में नहीं है। तो इसलिए देवेंद्र फडणवीस के अलावा बीजेपी किसी और नाम के बारे में विचार भी करेगी, ये भी सोचना गलत था। वो परिस्थितियां जो 2022 में हुआ, शिंदे बने, परिस्थितियां अलग हैं। दूसरा एक उदाहरण दिया जा रहा था बिहार का, कि बिहार मॉडल जो वो एकनाथ शिंदे के ग्रुप की ओर से आ रहा था, तो बिहार और महाराष्ट्र की परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। बिहार में बीजेपी के पास कोई लीडर ही नहीं है स्टेट लेवल का। दूसरा, बीजेपी को मालूम था ज़्यादा सीटें आने के बावजूद 2020 में कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो ये सरकार नहीं चलेगी, नीतीश कुमार चलने नहीं देंगे। ऐसी कोई परिस्थिति यहाँ नहीं है। बीजेपी को 132 सीटें मिली हैं, जो पूर्ण बहुमत से सिर्फ 13 कम है। और दूसरा जो है अजीत पवार, जो तीसरे प्लेयर हैं इस गठबंधन के, उन्होंने अपना वेट जो है वो देवेंद्र फडणवीस के साथ वो खड़े हो गए। उनको जो है शिंदे को रोकना है। और मेरा मानना है कि अगर शिंदे को, मान लीजिए, मतलब तर्क के लिए कह रहे हैं, बीजेपी फैसला करती बनाने का, तो उद्धव ठाकरे से बड़ी मुसीबत बीजेपी के लिए अगले 5 साल में एकनाथ शिंदे। आज तो मैनेज कर भी लिया, आगे कैसे कर? मैनेज कर लिया, मराठा है, अपने बल पर बढ़े हैं। बाला साहब ठाकरे की विरासत उद्धव ठाकरे से लड़कर हासिल की है। 2.5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 5 साल अगर और रहते तो आप समझिए कि बीजेपी की क्या स्थिति होती। तब ये बार्गेनिंग करने की में भी बीजेपी को मुश्किल होती। आज सब कुछ आसान है, सब आसान किया है मतदाता ने। जिस तरह का वर्डिक्ट दिया है उसमें इंडिकेशन साफ है कि ये बीजेपी की सरकार होगी। गठबंधन के लोग भी शामिल होंगे, लेकिन मुख्य रूप से ये बीजेपी की सरकार। आपने बहुत दिनों से पहुंचा ही नहीं क्या? इसलिए मैंने कहा, अभी इन्होंने एक मतलब बस इशारे भर में एक बात कही थी, मुझे लगा आप बात को आगे बढ़ाएंगे। पर शिंदे साहब को सर इसलिए भी तो उम्मीद रही होगी ना कि कहा जाता है एक लॉबी है दिल्ली में जो फडणवीस साहब को शायद नहीं देखना चाहेगी उस कुर्सी के ऊपर। तो नहीं, वो लॉबी हो सकती, वो लॉबी बीजेपी के किसी नेता के लिए तो हो सकती है, शिंदे के लिए क्यों होगी? शिंदे को आगे बढ़ाकर बीजेपी में अगर मान लीजिए कि है भी लॉबी, और हर पार्टी में होती है, ये मान लेना कि किसी पार्टी में लॉबी नहीं है या आपस में कंपटीशन नहीं है या एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, ये मानना गलत होगा। लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है कि क्या आप लक्ष्मण रेखा लांघने को तैयार हैं उसके लिए। सबको मालूम है किसी की हैसियत नहीं है, किसी लॉबी का आदमी हो। मालूम है कि फैसला 2 लोगों को करना है, और किसके बारे में करेंगे? भाई पिछले 7.5 साल से, बल्कि 10 साल से देवेंद्र फडणवीस को बढ़ा कौन रहा है? लीडर किसने बनाया है? जिन्होंने लीडर बनाया है उनके पास कोई एक कारण तो होना चाहिए कि देवेंद्र फडणवीस को छोड़ दें। ठीक बात कि भाई अब आप जरूरत नहीं है आपकी, हम जो उम्मीद कर रहे थे आप उस पर खड़े नहीं उतरे। ऐसा कौन सा काम है जो पार्टी हाईकमान ने कहा देवेंद्र फडणवीस ने नहीं किया? मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बन गए, नहीं चाहते हुए, सार्वजनिक रूप से घोषणा करने के बाद। तो इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने अपनी ओर से कोई मौका नहीं दिया कि पार्टी हाईकमान उनके खिलाफ कुछ सोचे भी। कदम उठाना तो दूर की बात। और फिर सब बहुत बड़ी ताकत है देवेंद्र फडणवीस के साथ आरएसएस की। आरएसएस पूरी तरह से जो है देवेंद्र फडणवीस के साथ है। 2014 में गडकरी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया पार्टी ने। उस समय तो शायद संघ भी चाहता था। संघ के दोनों प्रिय हैं, दोनों इत्तेफाक से नागपुर के ही हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को लेकर जो है वो पार्टी का हाईकमान पहले से उसने मन बनाया हुआ था। 2014 में बनाया, 19 में चाहे 36 घंटे के लिए बने हो उस समय भी बनाया, और फिर जो है सरकार बनी तो डिप्टी सीएम बनाया। तो कहीं कोई कंफ्यूजन जो है पार्टी में दिखाई नहीं दी। एक खबर तो आज समीर जी ने भी दिन में दी थी। थोड़ा सा जोड़ दूं मैं, जैसे सर ने जो बात कही ना उसी कंटिन्यूटी में इसको समझिए कि 2014 में जब बनाया गया था तो उससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र गए थे तो वहाँ पर संघ के एक बड़े व्यक्ति के साथ जब उनकी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने एक सवाल पूछा था पीएम ने कि यहाँ बीजेपी का कौन सा ऐसा नेता है जो कि सोर्सेस के द्वारा ये हमें जानकारी मिली कि शरद पवार के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पॉलिटिकल सिचुएशन में ना हो।
आमतौर पे महाराष्ट्र में आप देखें तो कोई किसी भी दल का नेता हो, लेकिन शरद पवार को लेकर एकदम से गजब का रिस्पेक्टेड वो फीलिंग रहता है। देवेंद्र फडणवीस की हार्डली उस समय उम्र थी 44-45 साल। उस समय उनको बताया गया है कि ये अकेला ऐसा शख्स है कि जो कि शरद पवार से एकदम हेड ऑन करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और हमें जो जानकारी दी गई उसमें ये बताया गया कि पीएम को सबसे बड़ी खूबी तब यही लगी थी कि इस व्यक्ति को फिर आगे बढ़ाओ। जाहिर तौर पे पीएम इतने दूरदृष्टि वाले नेता है कि उनको ये समझ में आ रहा था कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को आगे कैसे लेके जाना है बीजेपी को, और हमें वहाँ ऐसा आदमी चाहिए जो कि हेड ऑन कर सके। ऐसा ना हो कि शरद पवार पे अटैक करना हो तो पॉलिटिकली करेक्ट होकर अटैक कर रहे हैं, जो कि आमतौर पे होता है। जैसे इस बार भी हमें बताया गया कि जब गृहमंत्री अमित शाह गए थे या पीएम पिछली बार जब शरद पवार पे उन्होंने अटैक किया तो बीजेपी के भी काफ़ी नेता दबे जुबान में असहजता जाहिर कर रहे थे कि ऐसा ना हो तो बेहतर। गडकरी जी है। हाँ, तो इस तरह का कंडीशन बिल्कुल नहीं चाहिए था पीएम मोदी को। और वहाँ पे आप सोचिए कि वो फैसला आज कैसे रिजल्ट दे रहा है देवेंद्र फडणवीस के रूप में। देखिए, देवेंद्र फडणवीस को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का ट्रस्ट कैसे बना, मैं आपको उसके 2 किस्से सुनाता हूँ। 2024 का लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी थे। नागपुर में जो प्रचार करने रैली करने गए, महाराष्ट्र की आखिरी रैली उन्होंने नागपुर में की थी नितिन गडकरी के लिए। एयरपोर्ट पे गोपीनाथ मुंडे थे, नितिन गडकरी थे, देवेंद्र फडणवीस छोड़ने आए थे। तो पीएम ने पूछा कि महाराष्ट्र में कितनी सीटें आएंगी 48 में से, क्या लगता है? तो गोपीनाथ मुंडे से पूछा, गोपीनाथ मुंडे बोले कि बहुत टफ है, फिर भी 12 से 15 सीटें अपन वहाँ जीतेंगे। गडकरी से पूछा, गडकरी ने भी गोपीनाथ मुंडे की बात से सहमति जताई कि फाइट है लेकिन हम 17-18 सीटें तक गठबंधन में शिवसेना के साथ जीत जाएंगे। देवेंद्र से पूछा, देवेंद्र प्रदेश अध्यक्ष है, देवेंद्र से पूछा तो देवेंद्र ने कहा कि 40+ अपन जाएंगे। अच्छा, तो गोपीनाथ मुंडे और नितिन गडकरी ने एकदम आश्चर्यचकित होकर एकदम देखा। तो पीएम ने बोला कि आर यू श्योर? उन्होंने कहा 40+ अपन जाएंगे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपन महाराष्ट्र में करने जा रहे हैं। जो परिणाम आया तो 23 और 18 सीटें आई दोनों की मिलाकर। उसके बाद जब विधानसभा चुनाव के बाद अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, शिवसेना के साथ सीटों का तालमेल नहीं हो पा रहा था। ये तय हो गया कि बहुत मुश्किल हो रहा है, कैसे किया जाए, क्या कॉम्प्रोमाइज सीटों को किया जाए। तो नरेंद्र मोदी ने देवेंद्र फडणवीस को फोन किया और पूछा कि क्या सीटों पे कॉम्प्रोमाइज करके गठबंधन में चुनाव लड़ा जाए, क्या सजेस्ट करोगे? देवेंद्र ने कहा कि हमें गठबंधन नहीं करना, इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ेंगे और हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो देवेंद्र फडणवीस की सलाह के बाद फिर अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस से बात की और तय हुआ कि बिना शिवसेना के चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ी, 122 सीटें लेकर आई। तो देवेंद्र फडणवीस के जो निर्णय रहे, जो सलाह रही प्रधानमंत्री मोदी को, वो लगा। फिर जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई, क्योंकि उस समय शिवसेना सरकार में शामिल नहीं हुई, चुनाव अलग लड़ी थी, ये था कि अब शिवसेना कह रही थी कि हम सरकार में तब शामिल होंगे कि हमें उप मुख्यमंत्री दिया जाए, गृह मंत्रालय दिया जाए। बीजेपी ने मना कर दिया कि नहीं, आपको न उप मुख्यमंत्री मिलेगा न गृह मंत्री पद मिलेगा। शिवसेना ने समर्थन करने से मना किया। मुख्यमंत्री की बात चल रही थी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ओम माथुर महाराष्ट्र के प्रभारी थे, नितिन गडकरी का नाम चल रहा था, एकनाथ खड़से जैसे नेता थे बड़े। देवेंद्र फडणवीस मंत्री भी नहीं बने थे कभी, मतलब। तो देवेंद्र फडणवीस, प्रधानमंत्री मोदी का सीधे कॉल गया अमित शाह के पास कि देवेंद्र को मुख्यमंत्री बनाना है। मुंबई में उस समय ओम माथुर बैठे हुए थे, एकनाथ खड़से बैठे हुए थे, नितिन गडकरी सब बैठे थे। अमित शाह का फोन आया कि देवेंद्र महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। उस बैठक में फिर ओम माथुर ने बोला कि देवेंद्र के नाम पर सहमति, मतलब ऊपर से कहा गया देवेंद्र बनेंगे। वो देवेंद्र ने फिर प्रूव भी किया, फिर शिवसेना समर्थन में आई आगे। 5 साल का बहुत शानदार कार्यकाल रहा। प्रधानमंत्री मोदी के हमेशा ट्रस्टेड आदमी रहे वो, जिस तरीके से 5 साल उन्होंने कार्यकाल चलाया। और पार्टी के अंदर भी तमाम महाराष्ट्र के अंदर एक वर्ग रहा जो 5 साल देवेंद्र फडणवीस को चाहता था कि भाई रिप्लेस हो, देवेंद्र फडणवीस का दूसरा मराठा या दूसरा नेता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का उनके ऊपर आशा रहा और उन्होंने जिस तरीके से काम किया, और संघ के एकदम जो ट्रस्ट रहता है कि संघ ने पूरा समर्थन देवेंद्र फडणवीस के साथ रहा। और देखिए 2014 से लेकर 2024 तक महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सबसे बड़ा चेहरा बने रहे, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा चुनाव। अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि भाई मराठी आदमी सक्सेसफुल नहीं है, कोई मराठा लाना है, देवेंद्र का मराठी होना पार्टी के लिए एक एसेट नहीं बन पा रहा है, एक लाइबिलिटी है, तो 2024 की लोकसभा में उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाकर केंद्र में पार्टी लेकर आ जाती, महाराष्ट्र में कोई नया नेतृत्व लेके आती। लोकसभा तक उनको रखना, विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में एक प्रकार से लड़ना, भले मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया हो, सबसे बड़ा चेहरा बने रहे। तो ये बताता है कि प्रदेश के सबसे बड़े नेता रहे प्रधानमंत्री मोदी का पूरा उनके ऊपर आशीर्वाद। अब सर, एकनाथ शिंदे की आगे की अभी कुछ और तैयारी है क्या, कुछ और तरीके से दबाव बनाने की, पोर्टफोलियोज के जरिए कुछ और? देखिए, अब यही है कि एकनाथ शिंदे कोशिश करेंगे कि अब मुख्यमंत्री नहीं हो तो कम से कम अगर मैं डेप्यूटी बन रहा हूं तो कम से कम मुझे एक बेहतर पोर्टफोलियो दिया जाए। अब वो कहेंगे कि भाई मुझे आप गृह मंत्रालय दीजिए, अर्बन डेवलपमेंट तो मेरे पास था वो दीजिए, वित्त दीजिए, जल संसाधन दीजिए, जो बड़े निकाय है मुझे आप वो दे दीजिए, बड़े बोर्ड जो है मुझे दे दीजिए, बड़े जो जिला है उनके मुझे आप पालक मंत्री, मुझे गार्जियन मिनिस्टर बना दीजिए, बॉम्बे है, पूना है, ठाणे। तो वो कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा वो बार्गेनिंग करके ले सके। अब ये भारतीय जनता पार्टी के पास है कि उन्हें गृह मंत्री देती है कि नहीं देती है, वित्त मंत्रालय तो अजीत
पवार को दिया था देवेंद्र फडणवीस से लेके, अजित पवार वो छोड़ने को तैयार नहीं रहेंगे। तो विभाग को मुझे लग रहा है कि अमित शाह जो बैठकर से बात करेंगे, अमित शाह के दिमाग में पूरा खाका तैयार होगा, कैसे विभाग को डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो दिया जाएगा। कोई सेंस मिल रही है आपको कि वो खुद डिप्टी सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे? देखिए मुझे लग रहा है कि वो बनेंगे, मतलब प्रदेश की राजनीति में वो रहेंगे। वो जानते हैं कि अगर प्रदेश की राजनीति में वो रहेंगे, पूरी ताकत तो प्रदेश की राजनीति है उनकी, अगर वो केंद्र की राजनीति में चले जाएंगे तो किसको बनाएंगे? कोई दूसरा ऐसा नेता है नहीं कि जो एकनाथ शिंदे की बराबरी कर सके। श्रीकांत शिंदे के अगर वो उप मुख्यमंत्री बनाते तो श्रीकांत शिंदे का वो संगठन और वो लोकप्रियता नहीं है कि वो पार्टी को मैनेज कर सके। उन्हें इस पार्टी को यहां से आगे लेकर जाना है, 57 विधायक, इसके बाद उन्हें 2029 का लोकसभा चुनाव देखना है, आगे एक बड़ी ताकत अगर बनना है तो एकनाथ शिंदे चाहेंगे कि वो प्रदेश में रहे। मुझे नहीं लगता कि एकनाथ शिंदे दिल्ली में आकर प्रदेश छोड़ेंगे, वो प्रदेश में रहेंगे। अब ये देखना है कि वो उप मुख्यमंत्री बन के रहते हैं या वो किसी और को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं और वो संगठन पूरा देखते हैं पार्टी के लिए, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे इसकी संभावना कम लगती है कि वो छोड़ेंगे महाराष्ट्र। समस्या दो है शिंदे के सामने भी। पहली बात तो कि श्रीकांत शिंदे उस 2 बार के सांसद हैं, तीसरी बार सांसद, तो प्रदेश में उस हिसाब से अभी उनका कदर ऐसा है नहीं। देवेंद्र फडणवीस के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। और देवेंद्र फडणवीस जो हमें सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिलती है उसके हिसाब से वो कंफर्टेबल भी बिल्कुल नहीं है। पिछली सरकार में ही ऐसा कहा जाता है फडणवीस के लोगों के द्वारा कि शिंदे के यहाँ जो भी अधिकारी फाइल वगैरह लेके जाते हैं उसमें श्रीकांत शिंदे का भी दखल रहता है, और इस बात को वो कतई अच्छा नहीं माना जाता प्रशासन में अगर ऐसी चीज़ें हों। दूसरी बात कि शिवसेना पे बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव आदित्य प्रेम को लेके शिंदे इतना निशाना साधते रहे हैं और आप भी वही काम करें तो ये शिवसैनिकों को नागवार गुजरेगा। एक उदय सामंत उनके बहुत विश्वासपात्र, बहुत भरोसेमंद हैं, लेकिन जैसे आप किसी और को बनाएंगे तो फिर क्या होगा समझ ही सकते हैं हम। देवेंद्र फडणवीस के रहते हुए, जो कि जाने ही जाते हैं इस रूप में कि अपने विरोधियों को निपटाने में उतनी महारत कम नेताओं को हासिल होती है जितनी देवेंद्र फडणवीस। एक शिंदे और पैदा हो जाए कहीं। हाँ, तो सर देखिए, शिंदे शिवसैनिक है, शिवसैनिक सत्ता के बिना नहीं रह सकता। सर्वाइवल के लिए उनके पास सत्ता के सूत्र होने चाहिए, वो चाहे राज्य की सत्ता हो और चाहे बीएमसी या दूसरे जो स्थानीय निकाय हैं उनकी हो। तो इसलिए मुझे बहुत कम उम्मीद है कि एकनाथ शिंदे कहेंगे कि मैं डिप्टी सीएम नहीं बनूंगा। वो जरूर सरकार में रहना चाहेंगे। 2.5 साल मुख्यमंत्री रहकर उन्होंने देख लिया है, काम समझने लगे, उनकी एक ट्यूनिंग भी बन गई है देवेंद्र फडणवीस के साथ। हालांकि अब थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि रोल बदल गए हैं दोनों के। बिल्कुल। तो अभी वो आदेश देते थे, अब आदेश लेना पड़ेगा। इसके लिए देवेंद्र फडणवीस जैसा धैर्यवान व्यक्ति होना चाहिए कि बड़ी पार्टी 5 साल का सीएम डिप्टी सीएम बन जाता है और एक खबर नहीं मिली होगी पूरे इस दौरान में 2.5 साल में कि देवेंद्र फडणवीस इस बात पे नाराज हो गए एकनाथ शिंदे। बिल्कुल नहीं। ये राजनीति में जबकि इस तरह का उदाहरण महाराष्ट्र है। कई बार बहुत सारे ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बहुत आग बबूला थे, उनको ये पता था कि हाँ मर्यादा क्या है और किस हिसाब से आपको रहना है। और ये सौरभ तय मानिए कि फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते हैं और शिंदे डिप्टी सीएम होंगे, फडणवीस पहले दिन से उनको निपटाना शुरू करेंगे। और अगले 2-2.5 साल में देखिएगा कि शिंदे एकदम से बेचैन रहेंगे। बहुत सहा है, मतलब देवेंद्र ठीक है एक अनुशासित सिपाही है, उन्होंने कभी मीडिया में नहीं बोला, ऐसे अपने हाव भाव में नहीं दिखाया। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे तो उसके अंडर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ही थे एकनाथ शिंदे। तो देवेंद्र का ठीक है ट्रेनिंग बहुत अच्छी। लेकिन अभी आपने निपटाना शब्द का इस्तेमाल किया, अभी तो निपटाना को दोनों को मिलकर उद्धव ठाकरे को भी और भी है ना, बीएमसी का इलेक्शन होगा और लेकिन ये भी देखना है देवेंद्र फडणवीस को कि एकनाथ शिंदे नए उद्धव ठाकरे न बन जाए, इसका भी ध्यान रखना है। और 2029 का जो लक्ष्य उनको पहले से दे दिया गया है उसको हासिल करने के लिए जरूरी है कि बाकी जो संगठन के साथी हैं वो थोड़ा कंट्रोल में रहें। उनको बहुत आगे बढ़ने का मौका देवेंद्र फडणवीस देंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। तो बीजेपी अब महाराष्ट्र में अपना और विस्तार करना चाहेगी, अपनी ताकत और बढ़ाना चाहेगी, नए सामाजिक वर्गों तक पहुंचना चाहेगी। जिनका इस चुनाव में समर्थन मिला है वहां समर्थन को और सुदृढ़ करना चाहेगी। तो देवेंद्र फडणवीस से अच्छा मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के पास महाराष्ट्र में कोई नेता नहीं, आइंदा साथियों की जरूरत ना पड़े, मतलब ना पड़े। 2029 का तो लक्ष्य यही है कि बिना साथियों के जो है हमारी सरकार बने। तो देवेंद्र के साथ एक बात भी ऐसा कि उसके साथ संघ, संगठन और सरकार तीनों का उसके पास समर्थन है। संघ का समर्थन है, संगठन वो बहुत अच्छे से संभाल चुके, प्रदेश अध्यक्ष रहे, संगठन की समझ है, संगठन उनका एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है और सरकार भी उन्होंने बहुत अच्छे से चलाई है। तो वो जानते हैं जब सरकार चलाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और सहयोगी दलों को कैसे लेके चलना है। शिवसेना 5 साल अपने साथ रखना
उसके बाद शरद पवार और बाकी लोगों को भी साथ के चलना, तो अक्रॉस द पार्टी भी उनका संपर्क बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं कि देवेंद्र फडणवीस सहयोगी दलों के साथ है, अजित पवार के साथ उन्होंने बहुत बेहतर रिश्ते कर लिए, शिवसेना के साथ वो साथ लेके चलेंगे और बाकी लोगों को भी कैसे साथ रहा, ब्यूरोक्रेसी उनके बहुत अच्छे कंट्रोल में है। तो देवेंद्र फडणवीस ओवरऑल चीजों को मैनेज करने के लिए मास्टर आदमी है। और आज की राजनीति में महाराष्ट्र के अंदर जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें आती है भारतीय जनता पार्टी में, उनसे बेहतर कोई विकल्प फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में है नहीं। अरे कुछ और रिएक्शंस में देख रहा था, बड़े इंटरेस्टिंग है। एक तो संजय राउत साहब वो 2 दिन से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस कुछ भी हो जाए इस बार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। अच्छा, नाना पटोले का आज का रिएक्शन आया। अब ठीक है, जिस हर दिन जो है कि कोई ऊपर नीचे होता है, कोई नीचे होता है, आज उन्होंने कहा शिंदे के मुंह से जलेबी छिन गई। इंटरेस्टिंग है कि उनको मिठाई भी जलेबी याद आई। शिंदे की जो महाराष्ट्र में खाई नहीं जाती। वो नाना पटोले कह रहे हैं जो हारते हारते जीत किस तरीके से जीते, 205 वोटों से जीते, जो मुख्यमंत्री बन रहे थे वो हारते हारते जीते हैं नाना पटोले। लेकिन लग रहा है जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं सौरभ नाना पटोले, वाकई है सिचुएशन, इसमें कोई दो राय नहीं कि शिंदे शिवसेना में, खासतौर पर शिवसेना में भी 2 गुट है। कम से कम 10, 15, 20 लोग ऐसे होंगे जो कि देवेंद्र फडणवीस के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, जो चुनकर विधायक आए हैं उनमें, बाकी उनके हैं शिंदे के। तो उनके अंदर ये तीखापन, ये विषैलापन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मामला इस हद तक चला गया था कि पॉइंटर्स बना के नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही थी, तो आप समझ सकते हैं कि, और स्वाभाविक सी भी बात है कि कोई आउटसाइड चांस कभी था नतीजों के आने के बाद एकनाथ शिंदे का सीएम बनने का? दूर दूर तक नहीं। और नहीं बहुत पहले आपको याद होगा कॉफी के शो में उस समय मैंने कहा था कि अगर बीजेपी अपने दम पे 95-100 लाती है तो तय मानिए कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। और ये पहले से एकदम था। और क्यों दे बीजेपी आपको, एक बार आपको मुख्यमंत्री बना दिया। और पूरे विपक्ष के पास यही एकमात्र फॉल्ट लाइन है जिस पर वो खेलने की कोशिश कर सकते हैं। इससे बड़ी गलती शिंदे के हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली। तो संजय राउत का आप देखिएगा आने वाले दिनों में सारा उनके बाणों का जो है वो लक्ष्य जो है वो शिंदे होंगे कि मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, इनके मन में अनरेस्ट पैदा करेंगे किसी तरह। और फडणवीस क्या करेंगे कि मुख्यमंत्री बनने के साथ शुरू में ही देखेंगे आप, जो जानकारी मिलेगी उसके हिसाब से कि मुख्यमंत्री रहते हुए जो कमजोर कड़ी शिंदे की रही होगी उस सब पे देवेंद्र फडणवीस का एक्सेस रहेगा। उसके बाद वो दबाव में रहेंगे कि कुछ ऐसा काम ना करें जिसे सरकार चलाने में, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की पॉलिटिक्स एकदम से ऐसी रही। अपनी पार्टी के नेताओं को निपटाने में नहीं कोर कसर छोड़ते तो दूसरे को कैसे छोड़ेंगे, खासतौर पे तब जब अंदर खाने ये सब चीज़ें दिखी हैं। कल जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतने कोल्ड वाइब्स एक्सचेंज हो रहे थे तो देवेंद्र फडणवीस बहुत असहज थे उससे। अजीत पवार हैं ही साथ में पीठ ठोकने के लिए कि हाँ इसको ये किया जाए वो किया जाए। तो यहाँ पर शिवसेना और शिंदे के सामने बड़ी चुनौती होगी कि कैसे धैर्य रखते हुए आप अपनी राजनीति को साधें। और उनके साथ एक भरोसा ज़रूर है कि दिल्ली बीजेपी का टॉप लीडरशिप उनके साथ जरूर, उनके साथ वो उपयोगिता उनकी 5 साल मतलब नए थे 2014 में। नितिन गडकरी जैसे नेता से निपट लिया उन्होंने अगर, तो ये कम छोटी उपलब्धि नहीं है। चुनाव नतीजे आने के बाद बहुत सारे विधायकों के साथ नितिन गडकरी चाय पी चुके थे। अच्छा, हाँ, वो बनना चाहते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ की जो टॉप लीडरशिप है वो इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, वक्त कैसे बदलता ना, अभी हम इलेक्शन से पहले ये बात करते थे कि अजीत पवार साथ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बीजेपी को उनकी जरूरत नहीं है, बैगेज तो नहीं बन गए। अब अजीत पवार ज्यादा प्यारे हो गए बीजेपी को। बिल्कुल, जिस तरह से अजीत पवार ने परफॉर्म किया, सब कह रहे थे कि सबसे कमजोर कड़ी होगी। अजीत पवार को भी लग रहा था कि मैं बारामती से जीतूंगा कि नहीं, मतलब टफ फाइट रहेगी और 10-12 सीटें आएगी। मीडिया भी और सारे सर्वे में आ रहा था कि को भेजा उन्होंने बिल्कुल कि भाई 10-15 सीटें आज जीतेंगे नहीं। लेकिन जिस तरीके से मतलब जो लोकसभा का जो परिणाम रहा था उसका एकदम उल्टा परिणाम विधानसभा में आ जाए और आप 41 सीटें। इलेक्शन मैनेजमेंट भी काम करता है, हमेशा नहीं करता है। उसका उदाहरण है अजीत पवार। नरेश अरोड़ा जो उनका इस बार मैनेज कैंपेन देखा, जो अशोक गहलोत का देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पहली जो बैठक हुई उसमें पार्टी के लोग चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़ने को मिले, उस पर हमको दबाव डालना चाहिए। उसने कहा बिल्कुल नहीं, हमको क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। कितनी सीटें जीत सकते हैं, बेमतलब ज़्यादा सीटें लड़ने से कुछ नहीं होगा। अजीत पवार का जो है वो पर्सनालिटी मेकअप किया कि आप कभी मुस्कुराते ही नहीं पब्लिक में तो ये इसको बदलिए। और फिर इस तरह की कई कदम जो है कि इस तरह से, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का अलग मैनिफेस्टो बनवाया जहां
अजीत पवार की पार्टी लड़ रही थी। तो इन सब चीज़ों का भी असर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा असर होता है जब पब्लिक साथ हो तो सब अच्छा ही अच्छा होता है। नहीं तो कितनी भी स्ट्रेटजी हो, बड़े से बड़ा स्ट्रेटजिस्ट हो, कोई काम नहीं आता है। तो महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा चुनाव के बाद मन बना लिया था कि हमको बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ जाना है, उन्हीं को आगे बढ़ाना है। कुछ कट्टू साइज अजीत पवार भी होंगे, मैं पावर के मामले में कह रहा हूं। बिल्कुल 100% सर, मैं यही कहने जा रहा था कि हालांकि किसी के बहुत शुभ मुहूर्त में आगे किसी अनिष्ट आशंका की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन राजनीति में तो स्वाभाविक सी बात होती है कि आगे की ही बात करनी चाहिए। उस हिसाब से आप देखिए कि अजीत पवार की पहली जो ताकत है उसमें से एक ताकत ये भी है उनकी सरकार चलाने के मामले में, मैं कह रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी पे उनकी अच्छी पकड़ रहती है। देवेंद्र फडणवीस भी उसके माहिर हैं, और देवेंद्र फडणवीस के ब्यूरोक्रेसी पे पकड़ का ऐसा है कि अपने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तो छोड़ दीजिए, जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वहाँ पे, जैसे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इसके भी जो ऑफिसर हैं वो भी देवेंद्र फडणवीस के बेहद करीबी बताए जाते रहे हैं। टॉप ऑफिसर की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे एक टकराहट का इशू आता है। दूसरी चीज़ कि अगर बीजेपी को 2029 में 16 बहुमत लाना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी गठबंधन को छोड़ देगी, लेकिन टारगेट जब ये है कि बहुमत अपने दम पर लाना है, मतलब आपको और ज़्यादा सीटें लड़नी है, और ज़्यादा सीटें लड़नी है मतलब अपने सहयोगी के घर में घेरेबंदी करनी है, तो वैसे कंडीशन में तो आप उनको पुश करेंगे ही ना, और अजीत पवार अपनी तरफ से पुश करेंगे। तो ये भविष्य की जो राजनीति होने वाली है वो बीजेपी के नेता बखूबी ये देख रहे हैं कि अब क्योंकि शरद पवार निपटे, उद्धव ठाकरे का कुछ वैसा नहीं, तो भविष्य में अजीत पवार उधर जाके विपक्ष की घेरेबंदी कर सकते हैं। इसलिए उनको लेकिन एक सवाल का जवाब आप दोनों लोग दीजिए, क्या अजीत पवार डिप्टी सीएम बनेंगे? हाँ, इसमें तो कोई मतलब अड़चन वाली चीज़ नहीं रहेगी। देखिए मुझे लगता है अड़चन की बात नहीं है, बनेंगे कि मतलब बीजेपी बनाएगी कि नहीं, इसका सवाल। नहीं बनाने जैसा नहीं होना चाहिए कुछ, क्योंकि अभी अभी जस्ट जो आपने फॉर्मूला किया उसमें कुछ नया तुरंत कर दें सरकार बनाने को लेके। जो कुछ भी अनरेस्ट दबाने वाला, पुश करने वाली सिस्टम होगा वो 2-2.5 साल के बाद ही, 2-2.5 साल ये ज़रूर चाहेगा लोग कि बहुत स्मूथ चला के जो अच्छे स्कीम्स वगैरह हैं उसको ठीक से कर दें, उसके बाद पुश करना शुरू करें। और पुश करना ही होगा बीजेपी को अगर आप 2029 के अपने टारगेट को। और हमें तो ये बताया गया था बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता के द्वारा, जो मैं बार बार याद रखता हूँ, कि गठबंधन का एक ही धर्म होता है, गठबंधन का कोई धर्म नहीं होता। जब आप मजबूत हो, सामने वाला कमजोर है उसको दबाओ, जब वो मजबूत है आप कमजोर हैं तो खुद दब जाओ। और ये इतिहास है कि बीजेपी ज्यादातर जिनसे गठबंधन किया उनको खा गई। तो वो मतलब बहुत सी पार्टियों का तो नाम भी बहुत से लोगों को याद नहीं होगा। नहीं, लेकिन बढ़ाई भी है, जैसे अपने कीमत में बिहार में सर जेडीयू को इसने बढ़ा दिया अपना खून दे देके। मजबूरी है, लेकिन अपना खून दे देके बढ़ाया, जनाधार नहीं है। वो नेता पैदा कर सकते थे, जैसे नीतीश कुमार को जब किया गया तो इतने बड़े नेता नहीं थे, लेकिन वो बीजेपी की दरिया दिली कही जाती है बिहार में कि देखो अपनी कीमत पे अपना खून दे देके इनको बड़ा कर दिया गया। फर्नांडिस विरोध कर रहे थे, आखिर तक विरोध करते रहे, मत बनाइए सर। अजीत पवार बीजेपी नहीं मानी। अजीत पवार ने मान लिया होगा कि उनका जन्म उप मुख्यमंत्री बनने के लिए ही हुआ है। वो 5 बार बन गए, फिर से उप मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मान चुके होंगे कि अब मेरा जन्म उप मुख्यमंत्री के लिए हुआ है, मुख्यमंत्री बनने के लिए मुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि अब संभव नहीं है उनके लिए मुख्यमंत्री बनना, और वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। बोल भी चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस राहत दे रहे होंगे। 4 बार चाचा ने बनना है, इस बार खुद बने। हाँ, ये बात सही है कि वो खुद बने, लेकिन देवेंद्र फडणवीस इस बात से भी राहत महसूस कर रहे होंगे कि अजीत पवार ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। क्योंकि देखिए अजीत पवार कभी नहीं चाहेंगे कि एकनाथ शिंदे एक बड़ी ताकत महाराष्ट्र बने, वो भी मराठा है। एकनाथ की तुलना में हमेशा देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में खड़े रहेंगे, क्योंकि उन दोनों की पुरानी अदावत भी है, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की। तो हमेशा देवेंद्र फडणवीस का पक्ष लेंगे। और जब मुख्यमंत्री की बारी जब हुआ कि जैसे उन्होंने कह दिया कि भाई हम देवेंद्र फडणवीस को सपोर्ट करेंगे, तो ये भी था कि एक ताकत के रूप में आए, तो देवेंद्र फडणवीस को एक आधार हो गया कि वो दोनों जो विरोधी पार्टी से दोनों आपस में मिल नहीं सकते। तो अजीत पवार का देवेंद्र के साथ जुड़ना भी एक ये रहेगा कि फायदेमंद ही रहेगा। तो अजीत पवार अपनी राजनीति देखेंगे, वो चाहेंगे कि एकनाथ शिंदे जितने महाराष्ट्र की राजनीति में कमजोर होंगे, अजीत पवार अपने आप के लिए उतना एक बेहतर भविष्य महाराष्ट्र की राजनीति में देखेंगे। एक चीज सौरभ और याद रखना चाहिए, और इसका अर्थ जो आप निकालना चाहें, मैं सिर्फ कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ। जैसे मराठा को लेकर बहुत बात कही जाती है, देवेंद्र फडणवीस के साथ और उनकी सरकार या बीजेपी के साथ तो मराठा ऑलरेडी थे। इसका भी नैरेटिव चलना शुरू हुआ जब मराठा को लेकर आंदोलन शुरू हुआ, मराठा आरक्षण को लेकर, मनोज जरांगे पाटिल। ये क्या ये संयोग है कि शिंदे के बेहद करीबी उदय सामंत जिनका मैंने नाम लिया, वो मनोज जरांगे पाटिल बहुत प्रगाढ़ संबंध है। अच्छा, कहा यह जाता है कि इनका आशीर्वाद उनको रहता है। अब समझ सकते हैं ना कि मराठा आंदोलन हुआ, उसके जो चेहरा हैं वो शिंदे के कोई खासम खास राइट हैंड हैं, उनके वो करीबी हैं। देवेंद्र फडणवीस को भी तो ये बात समझ में आती होगी ना, और अगर ये बात समझ में आई होगी तो इसका कुछ इलाज वो भी तो सोचेंगे ना, कुछ भी करेंगे ना वो। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी वहाँ कॉरिडोर में चल रही है। जैसे ऊपर जितना गुडी गुडी दिखता है, अंदर खाने वो है नहीं, और वो इनकी बड़ी शानदार सफलता है महायुति की कि अंदर खाने जो कुछ भी रहा, बाहर आके इन्होंने एकदम पोस्टरिंग किया कि ऑल इज वेल।
जो कि रिजल्ट के लिए बड़ा जरूरी था। और महाविकास आघाड़ी यहीं पे एकदम से है तो नेता ही ना। मिसमैच करके ही। हाँ बिल्कुल। एकनाथ शिंदे को यह भी परेशानी रही है इस बार की 2.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की कि ब्यूरोक्रेसी में कई ऐसी बातें वो चीफ सेक्रेटरी या किसी अधिकारी से बात करते थे कि वो देवेंद्र तक पहले नहीं पहुंचे, मतलब वो जब मैं चाहूंगा तब पहुंचे, लेकिन सारी बातें देवेंद्र के पास तुरंत पहुंचती थी। तो उनको ये बात की भी तकलीफ रही कि मैं मुख्यमंत्री हूं, लेकिन जो मैं बात करता हूं वो तुरंत देवेंद्र के पास सारी अपडेट रहती है। तो ब्यूरोक्रेसी में उनकी पकड़ थी कि भले वो मुख्यमंत्री रहे, वो ब्यूरोक्रेट्स भी देखते जानते हैं कि भविष्य किसका है, कौन है, मतलब किसके कारण बना हुआ है। तो ये भी एक नाथ शिंदे के लिए रहा। तो अब देवेंद्र फडणवीस बनेंगे तो मुझे लग रहा है कई चीजों का हिसाब होगा। तो फाइलें रखने के माहिर हैं देवेंद्र बहुत बहुत, और कब उसका कैसे इस्तेमाल करना है। तो जैसे आने के साथ उनका अपने डिप्टी सीएम रहते हुए उन्होंने दूसरे मंत्रालय में दखल नहीं दी, ये फैक्ट है। जबकि वो अनिजी बहुत है, श्रीकांत शिंदे को लेकर ज्यादा अनिजी थे कि ये फाइलें घर पे मंगवाते हैं, और श्रीकांत शिंदे जिस प्रकार से जो चीजें कर रहे थे उससे बहुत सारी चीजें थी, उसको लेकर अनिजी थे। लेकिन उस रूप में खुद भी ये दखल नहीं करते थे, अपने मंत्रालय में भी दखल सीएम का नहीं होने देते थे। लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए वो सारी चीजें आएंगी। और वही कहा जाता है ना कि राजनीति में मुर्दे गाड़े नहीं जाते बल्कि जिंदा रखे जाते हैं, ताकि समय आने पे उनको उठाया जाए और बुलवाया जाए। तो वो चीजें रहेंगी। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा महाराष्ट्र में आगे के दिनों में कि सत्ता का जो ये संघर्ष है कैसे उसको स्मूथ और मिनिमम रखते हुए सरकार आगे चलाती। सर कोई जोखिम उठाएंगे आप कि ये तीनों साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे 5 साल? 5 साल के बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन अभी फिलहाल कोई टूट होने वाली है ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। उसके लिए कोई एक बहुत बड़ी दुर्घटना की जरूरत है। अगर टूट होगी इन तीनों में या तीनों में से कोई अलग होता है तो कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होगी, तभी हो सकता है। अन्यथा तीनों को मालूम है कि साथ रहने में तीनों का फायदा है। और बीजेपी इतनी मजबूत है, बाकी दोनों इतने मजबूर हैं कि क्या ही हो जाएगा। टूटता तब है ना जब तीनों एक जैसे हों, फिर उसमें संघर्ष होता है। उधर दूसरी तरफ से कोई उम्मीद होती, वो मरे हुए हैं। हाँ, वो खुद ही नहीं खड़े हो पा रहे हैं। उन्हीं को जो है सहारे की जरूरत है। तो चलिए, अब तो बस सब कुछ हो गया, हाथ ही निकल गया, पूंछ रह गई है। देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान भी मुझे लगता हो ही जाएगा। अब तो जब आज इतना सब हो गया, बैठक में विधायक दल की बैठक शायद परसों 2 दिन में होगा। हाँ, कल जैसे ये लोग रात में आके बैठेगा अमित शाह के साथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, सरकार की पूरी रूपरेखा तय हो जाएगी। परसों उसके बाद सेंट्रल ऑब्जर्वर जाएंगे विधायक दल के, परसों या उसके अगले दिन। 1 तारीख को अमावस्या है, यानी कि काली रात। तो उस दिन फडणवीस शपथ लेना नहीं चाह रहे थे, जैसे पहले मैंने बताया था कि दिसंबर के पहले सप्ताह में। तो संभवतः 2 या 3 तारीख को ये काम हो। बहुत शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में आए। प्रदीप जी बहुत धन्यवाद आपका, समीर जी बहुत शुक्रिया, देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका।